वीडियो आज हम पढ़ेंगे जिसमें आपका पूरा मंथली वाइज करवाया जा रहा है। पीछे का 3 महीने का हम लोग कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जून को, मई को और अप्रैल, ये 3 मंथ का हम पूरा फाइनल कर लिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर्स का बना हुआ है उसमें आप जा कर के चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में क्या क्या करते हैं। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम लोग मंथली वाइज कौन कौन से टॉपिक करेंगे। तो मंथ में जितने राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं, कहाँ कौन सा सम्मेलन होगा, कहाँ कौन सा उद्घाटन हुआ, ये हो गया राष्ट्रीय क्रम। दूसरे नंबर पे क्या आता है कि दूसरे नंबर पर आपका अंतर्राष्ट्रीय फिर आ गया, इंटरनेशनल जो भी होता है, कहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, कहाँ विदेश मंत्री जा कर के क्या काम किए हैं। तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसके बारे में। और तीसरा विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। तो तीनों चीज़ हम लोग अगर इसको कर लेते हैं मंथली में तो आपका सारा क्वेश्चन इसी में से ही बनता है। तो आइए हम लोग जून मई का कर लिए हैं, अप्रैल का भी कर लिए हैं, मार्च का आज स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग मार्च का स्टार्ट करेंगे। तो मार्च में क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में कि वायु प्रहार अभ्यास, भारतीय थल सेना तथा वायुसेना ने पूर्वोत्तर में एलएसी के पास वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ किया गया है, तो एलएसी के पास किया गया है। इस अभ्यास का नाम क्या है, तो वायु प्रहार है। तो यह भारतीय थल सेना तथा वायुसेना के द्वारा किया गया है। ठीक है, सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 के तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। मतलब इसका पहला और दूसरा प्रयास फेल हो गया था, तो तीसरा प्रयास में ये क्या हो गया, सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। ये एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1, रॉकेट का क्या नाम है, टेरॉन 1, इसका लॉन्च किया गया है। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया है। कहाँ से, तो फ्लोरिडा से, आप याद रखिए। 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। तो आपसे क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित भारत के किस जगह पे किया गया। तो आप क्या बताइएगा, महाराष्ट्र के पुणे में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। भारत के तरफ से कौन से किसने पार्टिसिपेट किया, तो आप बोलिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसरो का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। एक साथ 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। इसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये दोनों के द्वारा संयुक्त मतलब एक पहल था जिसके तहत 36 उपग्रहों को भेजा गया। तो अब 36 उपग्रहों को एक साथ भेजा गया, इसलिए थोड़ा ये चर्चा में आ गया था। और उसका रॉकेट भेजने वाला रॉकेट कौन है, तो LVM-3 आप याद रखिएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और है मार्च का, यहाँ पे आइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिकों कार्यक्रम 2023 की शुरुआत किया गया। ईविका, इसका नाम क्या दे दिया गया, यूविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। वाई से यूथ, यू से वही है युवा, जो भी बोलिए इसको, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम को इंग्लिश में यूविका डाल दिया गया है। यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर ज्ञान देता है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और एक चीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके उपयोगी के लायक ही क्वेश्चन और वीडियो बनाए जाते हैं, वो भी तो आप रेगुलर बनाए जाते हैं। तो इतना मेहनत के मतलब सम्मान में आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक योगदान दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड सर्किल में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उन तक आप शेयर भी कर सकते हैं।
तो भारतीय रेलवे ने कब तक के लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक लक्ष्य रखा है। किस चीज़ का? तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का भारतीय रेलवे ने 2030 तक लक्ष्य रखा है। लक्ष्य वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछता है कब तक का, डेट नहीं पूछता है आपसे, ईस्वी पूछता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-22 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। ठीक है, आयातक है, दुनिया का सबसे बड़ा भारत जो है सैन्य उपकरणों की आयातक देश है। मतलब यहाँ पे खरीदा जाता है, बेचा नहीं जाता है, खरीदा जाता है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्चि केरल में, कहाँ पे? तो कोच्चि केरल में INS द्रोणाचार्य को प्रधान राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया है। INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया है। इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन देगा आपको DRDO, इसरो या फिर नासा दे देगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसरो। लैंडस्लाइड कब होता है? क्या बोला जाता है? भूकंप आने पे। तो लैंडस्लाइड कब होगा? भूकंप आने पे। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? देश में भूस्खलन वाले हॉट स्पॉट की पहचान करता है। भूस्खलन या भूकंप जो भी याद रखिए। अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टिरान 1 का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रचा है। यह लॉन्च गुड लक हैव फन मिशन का हिस्सा है। स्टेट 2 में अलग होने के क्रम में यह ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका। 3D प्रिंटेड रॉकेट टिरान 1 नाम है। इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। ठीक है, बस इतना ही मतलब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हासन जिला में दर्ज किया गया। 82 वर्षीय हीरे गौड़ा की मौत H3N2 वायरस से हो गई है। एक प्रकार का ये संक्रमण बीमारी फैला हुआ था, इसलिए चर्चा में है। तो कहाँ फैला? सबसे पहला कर्नाटक में फैला। भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23। एक क्वेश्चन, सॉरी, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से लगता है कि हाँ एक क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, उस पर हम ज़्यादा जोड़ देते हैं और नहीं बनने वाले को रीड करके छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा केयरफुल देखिएगा। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23। सी ड्रैगन 23 कौन से सेना का है? तो नौसेना का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया है। रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया मतलब 4 पैर वाला रोबोट विकसित किया गया है। किसके द्वारा? एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वाय एक्सटीवी द्वारा विकसित किया गया है। इस स्वदेशी चौपाया रोबोट है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्वदेशी है उसका। ठीक है। DRDO ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। किसने किया है? तो DRDO ने। कहाँ किया है? तो उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। ला पेरोस 2023 किन 2 देशों के बीच का अभ्यास है? तो फ्रांसीसी नौसेना द्वारा ये करवाया गया है। तो बहुपक्षीय अभ्यास है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह इसरो को सौंप दिया है। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग कृषि मानचित्रण और भूस्खलन प्रबल क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS एंड्रोथ को कलकत्ता में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? तो कलकत्ता। दूसरे एंटी सबमरीन के बारे में बोला जाएगा तो आप रखिएगा वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट INS एंड्रोथ, नाम आप याद रख लीजिएगा। कहाँ लॉन्च किया गया? तो कोलकाता में किया गया। रवांडा मैसेंजर RNA टीकों के निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। टीकों के निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया? रवांडा। और एक क्वेश्चन आपको कल करवाए थे कि मलेरिया R3 का जो ये है वैक्सीन को ये करने वाला उपयोग करने वाला अफ्रीकी देश घाना बन गया था, पहला देश। तो आप उसको भी देखिएगा, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको याद भी होगा। रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया है। तो खास वैसा कुछ नहीं था इसलिए हम ज़्यादा जोड़ नहीं दिए। अब आते हैं किस पे? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी जो साइंस टेक्नोलॉजी से आता है क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स से पढ़ लिए। अब हम लोग मार्च मंथ का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। ये भी बहुत छोटा सा होगा, कम ही होगा, ज़्यादा राष्ट्रीय वाला होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मार्च 2023 हाल ही में जारी हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर हो गया है। तो इसने कौन सा लिस्ट जारी करता है? वो संस्था का नाम है हुरॉन ग्लोबल रिच आदमियों की लिस्ट जारी करता है। तो चीन तथा अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर अरबपतियों की संख्या में हो गया है। आप याद रखिएगा, इस क्रम को याद रखिएगा, भारत तीसरे स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। समझ जाइए, वाटर डिफिशियंसी की वजह से बहुत बड़ा एक गंभीर समस्या होने वाला है 2050 तक। तो सब लोग जागरूक हो जाइए, ना हो सके तो आप पानी को बचाइए, जितना हो सके आपके माध्यम से। आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे लोग करते हैं पानी का व्यर्थ खर्च, उनको पाबंदी लगाइए। अगर वो नहीं सुनते हैं, बात से नहीं समझते हैं तो उन पर कंप्लेंट ठोकिए, बट आप कीजिए, क्योंकि ये आपका क्या है? आपका संसाधन जो है आपका भविष्य है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2050 मतलब क्या? 30 साल 27 साल के बीच तो आपको आ ही जाएगा। तो ये नौबत ना आए इसके पहले आप लोग इस पर पहल कीजिए। और हम अनुरोध करेंगे वीडियो के माध्यम से, हो सके तो आप हर साल एक पौधे को, या हर मंथ हो सके तो हर मंथ एक पौधे को लगा करके आप फेसबुक पर पोस्ट कीजिए, या जहाँ भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं वहाँ भी पोस्ट कीजिए। नहीं है तो आप हमको भेज सकते हैं, कमेंट में भी भेज सकते हैं, हम उसको पोस्ट करेंगे। हाल ही में मिस्र, आप हमको फ़ोटो भेज सकते हैं, वैसे टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। मिस्र किसका नया सदस्य बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा किया है। 29 मार्च 2023 को आप ये बताइए, आज का वीडियो का एक क्वेश्चन रहेगा कि हमारे 26 जनवरी जो हुआ, 26 जनवरी पे किसी न किसी देश का शासनाध्यक्ष को बुलाया जाता है। तो आप बताइए कि 26 जनवरी 2023 में किस देश के आगंतुक को बुलाया गया था? कौन से मुख्य अतिथि रहे थे? आप कमेंट बॉक्स में इसका मैसेज कीजिए। हम ये वीडियो करवा दिए, क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो करंट अफेयर्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के देखिए कि 26 अगस्त 2023 में हमारे मुख्य अतिथि का बुलाने का जो परंपरा है वो कौन आए थे मुख्य अतिथि के तौर पे। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल जो NSG हैं,
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो भी बोला जाता है। एससीओ सदस्य देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक था, तो इसलिए हमारे देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे वही इसकी अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि हमारे देश में हो रहा है। तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। तो आप 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल। उम्मीद है कि यही आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर चुने गए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पाकिस्तान के निवासी हैं हमजा यूसुफ, जो स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर के तौर पे चुने गए हैं। वहाँ जो मंत्री का चुनाव हुआ है उसमें पाकिस्तानी आदमी पहले ये हैं हमजा यूसुफ 22-24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस बीएनएस शेख हसीना, बी से बांग्लादेश, वही एन से कुछ होगा, एस से भी शेख हसीना तो प्रधानमंत्री हैं, तो उद्घाटन किए हैं, इसलिए उनका नामकरण हमारे मोदी जी जैसा ही भी काम करने लगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, याद कर लीजिए 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। अगर आप यहाँ से नहीं याद कीजिएगा तो एक हम पूरा सारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ साथ हम पूरा वो एक वीडियो लाएंगे, उसमें भी आप देख करके याद कर सकते हैं। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रण किया है। तो कहीं भी किसी भी आदमी को आपको आमंत्रित करना है तो आप उसके घर जाते हैं, दरवाजे पे जा करके निमंत्रण पत्र देते हैं। सेम वही काम किए हैं फूमियो किशिदा जी ने। क्या किए हैं? हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की है और G7 शिखर सम्मेलन जो 2023 का होने वाला है हिरोशिमा में, वहाँ पे आने का निमंत्रण दिया है। तो आप ये बताइए कि हिरोशिमा और नागासाकी, स्टैटिक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, नागासाकी यहाँ पे अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, परमाणु बम। तो हिरोशिमा पे किस डेट को और कौन सा, उस बम का नाम क्या था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो बम का क्या नाम था जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमको नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने पर आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। किसने? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने। चलिए, ये तो है, सिर्फ व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करना है तो भाई चर्चा वाली बात है, बट हम लोग को पढ़ने से मतलब है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। 131.5 किलोमीटर लंबी है। इसका इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश की डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। भारत से बांग्लादेश को, अच्छा इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा डीजल है भारत में। चलिए कोई बात नहीं, ये सब आपसी समझौते होते रहते हैं। टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है। किसके द्वारा? तो टाइम्स पत्रिका द्वारा, जिसमें 2 भारतीय स्थान मयूरभंज जो उड़ीसा में है और लद्दाख, इसको शामिल किया गया है। ये क्या है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों में से ये मात्र 2 भारतीय स्थान है। मयूरभंज बहुत से कोयले खदानों के लिए, खास करके
खदानों के लिए प्रसिद्ध है जो उड़ीसा में है। ये चर्चा में है, बहुत सारे आपको क्वेश्चन इससे मयूरभंज से देखने को मिल रहे हैं। तो आप याद रखिए कि मयूरभंज जो जिला है उड़ीसा राज्य का है। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया गया। भूटान एलडीसी की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला यह 7वां देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दोहा कतर में हुआ। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम, यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम, ठीक है, यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 2 वर्ष तक रह सकते हैं आप। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। किसके साथ हुआ है समझौता? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा $500 मिलियन का समझौता हुआ है। इसी पैसा से क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित कार्माडेक द्वीप न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है। 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कार्माडेक द्वीप कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं न्यूजीलैंड के उत्तर में है। डेनमार्क ने उत्तरी सागर में 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनकर उभर रहा है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक है, तो आप अपने देश से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा कीजिए, एक जगह इकट्ठा कीजिए और डेनमार्क को आप दे सकते हैं, क्योंकि वो आयातक है, वो आपसे ले लेगा और ले करके समुद्र के नीचे दफना देगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा ये नुकसानदेह है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बैलेंस हो जाएगा तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा संतुलित हो जाएगा। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली विज्ञान भवन में। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। तो ज्वालामुखी से संबंधित है तो आपसे पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि मेरापी ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है या किस देश में है? तो आप क्या बोलिएगा? इंडोनेशिया। मेरापी ज्वालामुखी, मेरापी तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। आप याद भी रखिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। नेक्स्ट आइए, दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है। पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू करने वाला देश कोलंबिया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग की सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्री संधि पर सहमति व्यक्त की है। उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। तो पर्यावरण संबंधित है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, प्रथम स्थान डेनमार्क है और भारत का स्थान 108वां है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जिंदा के स्थान पे बोलिएगा कि लोकतंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली किस देश में है? डेनमार्क में, और भारत का स्थान 108वां है। बेलारूस में मानवाधिकार के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियातास्की, इनको 2022 में एलेस बालियातास्की को शांति के लिए नोबेल मिला था। जो बेलारूस में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई
उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया। अच्छा, जबकि ये क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। तो कैसे होता है ना, भारत में भी देखिए ना, अगर मान लीजिए कि बिहार की रहने वाली नेहा सिंह राठौर अगर गाना गा देती है किसी भी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि वो बहुत लोक गायिका है, लोक की जनता की बातों को रखती है, सरकार से सवाल करती है, तो उस पर FIR दर्ज होता है, वारंट जारी होता है। तो सेम वही कंडीशन है। एलिस ब्लात्स्की को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 में, ठीक है, और इनको क्या किया गया, बेलारूस सरकार द्वारा 10 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। क्यों? तो सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया। एक कौन सा मतलब, एक सिर्फ दुश्मनी है। हाल ही में IPCC जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 15 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया। तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। सही बात है। अगर मान लीजिए कि आप बिना मतलब के गाड़ी का यूज कर रहे हैं, कार का यूज कर रहे हैं, मोटर बाइक का यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो आपको क्या होगा, इस प्रकार से जो होने वाली जो प्रदूषण होगा वो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। या बहुत सारे जो अपने ज़रूरत के अनुसार से मकान बनाने के लिए, भवनों का निर्माण करने के लिए पेड़ों का जो कटाई होता है, जंगल का सफाया होता है, ये सब क्या है, मानवीय गतिविधियाँ तो है। तो मानवीय गतिविधियाँ को ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बताया है। किसने? IPCC ने। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। तो 75 साल की दोस्ती का जश्न कौन मनाएगा? भारत और लग्जमबर्ग मनाएगा। ठीक है, दोस्ती का ही मनाओ भाई, और कुछ तो दिखता नहीं है। देश में कुछ और चीज़ का भी ज़रूरत है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक जो हुआ है वो थाईलैंड में हुआ है, और थाईलैंड ने ही इसकी अध्यक्षता किया है। तो कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में। किस देश ने अध्यक्षता किया? तो थाईलैंड देश ने। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। ये कहाँ बने हैं? तो अमेरिका, न्यूयॉर्क में बने हैं। अरुण सुब्रमण्यम पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं, न्यायाधीश बने हैं। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है। हाल ही में बुरुंडी ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया है। 30 वर्षों में पहली बार पोलियो कहाँ मिला है? तो बुरुंडी देश में मिला है। ठीक है, हम लोग मार्च का सिर्फ कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फरवरी का आएगा। तो मार्च का हम लोग क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कर लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो होता है रक्षा से संबंधित उससे कर लिए। अब हम लोग नेशनल जो है उसको हम लोग देखेंगे, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम मार्च वाला महीने का, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ही लंबा होता है तो आपको 5 मिनट लगेगा इसमें, तो आपको बोर नहीं होना है, नहीं बीच में आपको छोड़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको ज़्यादा, क्योंकि आप देश के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके देश के बारे में ज़्यादा जानना है। तो आइए, मार्च 2023 उत्तर प्रदेश के बरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया, कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। इस हॉकी स्टेडियम का नामकरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया गया है? तो रानी रामपाल, जो हमारी महिला हॉकी टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट है, ये स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है, क्योंकि उनका नाम रानी है, रानी रामपाल है, तो इसका नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है।
इसलिए ये प्रसिद्ध हुआ है या चर्चा में हुआ है। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वही रणवीर सिंह जो आलिया भट्ट से शादी किए हैं। अब आप समझ गए होंगे कौन रणवीर सिंह है, जिनको नहीं पता वैसे तो सब लोग। वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पर मूल्यवान सेलिब्रिटी में आते हैं। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया है। ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया है। तो फसल बीमा योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किए थे, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें क्या किया है कि बीमा दावा वितरण के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। डिजी क्लेम। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया है। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में। किसने किया है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने। तो याद रखिए, क्योंकि केंद्रीय कपड़ा मंत्री पहले स्मृति ईरानी थी, जो हट करके पीयूष गोयल के पास चला गया है मंत्रिमंडल। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किनकी प्रतिमा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के लातूर में है। कितने फीट ऊंची है? 70 फीट ऊंची है। वैसे यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वैसा नहीं लग रहा है। आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। किसने? तो आरबीआई ने। ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर। केंद्रीय सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 तक 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मंत्रालय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2023 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य स्टार किया, 3 स्टार वाला। वाह। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये इसका उद्देश्य राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरियाली युक्त करना, हरित करना। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो अरावली की पहाड़ी जो है सबसे पुराना पहाड़ी भारत में पाया जाता है। तो क्षय हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा क्षय हो रहा है, घिस करके बहुत उसका कम हाइट हो गया है। तो उसी को संरक्षण के तौर पे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को हम लोग जान सकते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जल मार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैश बोर्ड का उद्घाटन किया। इनका उद्देश्य जो है इसका समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा करना। सागर मंथन किसने लॉन्च किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ठीक है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। ये आपको क्वेश्चन बीबीआई के तौर पे याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंटल द्वारा शुरू की गई पहल
कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना। जैसे नए कंस्ट्रक्शन जो होता है तो उसमें अधिक खुदाई किया जाता है और पाइलिंग किया जाता है, तो नीचे का जो तार वाला जो पाइपलाइन गया है उस रास्ते से, तो क्या होता था कि नुकसान उससे पहुंच जाता था किसी भी प्रकार का। तो इससे बचने के लिए कॉल बिफोर यू डिग, मतलब जब आप खोदिएगा, आप अपने क्या बोला जाता है निजी कामों के लिए ज़मीन को, तो आप कॉल एक बार कर लीजिए बिफोर आप जब तक आप खोद रहे हैं उससे पहले। तो ये चीज़ को किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। थोड़ा सा लंबा है, इसमें 5 मिनट और लगेगा, आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम से ही मिलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुभारंभ किया है। राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत किसने किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला मार्केट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। पार्केट लिखा गया है लेकिन मार्केट होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर तथा नाद प्रभु कैंपेगौड़ा का मूर्ति का अनावरण किया है। किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। कहाँ पे किए हैं? तो बेंगलुरु में। किस भगवान के? तो भगवान वासवेश्वर तथा नाद प्रभु का। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने। गंधमर्दन पहाड़ी मतलब उस पहाड़ी से कुछ गंध निकलता होगा, इसीलिए, क्योंकि नाम से तो पता चल रहा है, जिसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। किसने? एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, जो बिहार के हैं, ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योगों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल का शुभारंभ किए हैं। कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत किसने किया? तो गिरिराज सिंह ने। ये कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, गांव के विकास कौन करेंगे? तो गिरिराज जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन क्या है? तो 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया, जिसमें 2030 तक वर्ष में 6G सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 22 मार्च आपको हम बताए भी थे, क्या है? बिहार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय मिक्स्ड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो नैनीताल। टेलीस्कोप कहाँ रहेगा? तो नैनीताल, क्योंकि नैनीताल आप घूमने जाइएगा तो टेलीस्कोप से दूर दूर की पहाड़ी को देखिएगा, तो आप ऐसे याद कीजिए उसको। तो टेलीस्कोप कहाँ जरूरत पड़ेगा? तो नैनीताल में जरूरत पड़ेगा। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। ठीक है, 19 नए जिले बनाने की घोषणा कहाँ किया गया? राजस्थान में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम के गंगटोक में B20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। B20 G20 क्या क्या नहीं आयोजन किया जाएगा मोदी जी के राज में।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, याद रखिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना। तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF एवं BSF में 10% आरक्षण की घोषणा की है। किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सेना से संबंधित है तो आप रक्षा नहीं मारिएगा। तो ये किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये चीज़ को रखा गया है कि 10% का आरक्षण आपको BSF और CISF में दिया जाएगा। किसको? जो अग्निवीर 4 साल में अपने घर लौटेंगे उनको। जैसे क्या होता था, पहले होता था कि सेना में जो लोग जाते थे, वायुसेना, थल सेना और नौसेना में, तो उनको एक सर्विसमैन का कोटा मिलता था। बस वैसे ही आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। एक लोभ है, पूरी तरीक़ा से सेना को तो बर्बाद ही कर दिया गया है अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के राज्य मंत्री नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया है। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कर्नाटक में किया गया एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ठीक है, एक कौन है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री। आपको बार बार ये चीज़ आता है तो आपको तो याद ही हो गया होगा। राष्ट्रीय एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, सबसे बड़े क्या है? तो सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आहार क्या है? तो एशिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन करने की मांग हो रहा था वहाँ पे, जिसके वजह से 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी हैं, बेंगलुरु में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। किसने किया है? तो बस का अनावरण कौन करेंगे? परिवहन मंत्री करेंगे। तो हैं कौन? तो नितिन गडकरी हैं। तो इस प्रकार से आप याद कीजिए। थोड़ा सा एक पैराग्राफ और है यहाँ से, बस यहाँ तक। 20 पेज को हम लोग ख़त्म कर लेंगे और हमारा पूरा आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य थानपाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य इरोड जिले में स्थापित किया गया है। थानपाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में, आप इसको याद कर लीजिएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के देशों के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन किया है। वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहले महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारुद्र रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। विश्व का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारुद्र रेलवे स्टेशन का किया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर है। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु ने अपने प्रोडक्शन लाइन्स लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो अशोक लीलैंड ने।
भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी, धामी है तो उत्तराखंड से संबंधित होंगे। भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शैलजा धामी। तो अभी आप बताइए धामी से संबंधित कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो हम पूछते हैं नहीं आता है, तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका आंसर देंगे। नहीं तो आप जानते हैं तो उसका आंसर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नहीं, ब्रांड एम्बेसडर यहाँ होगा, पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आईआईटी रोपड़ पंजाब में युवा उत्सव भारत 2027 लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। कहाँ पे लॉन्च किया है? तो आईआईटी रोपड़ में। 8 मार्च 2023 को मुंबई में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो मुंबई में। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो उसी दिन भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएसई भी शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मुख्यालय मुंबई है। संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिनेम पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। फिनेम पावर की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के द्वारा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं अवतमाल जिलों में जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, क्या किया गया है? तो 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो अभी कौन है महिला एवं बाल विकास मंत्री? स्मृति ईरानी है। पहले मेनका गांधी के पास हुआ करता था। इसका थीम क्या है? तो सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छ क्षेत्र के महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन से आप ट्रैफिक पे उतरिएगा तो आपको रोड टैक्स में छूट मिलेगा। रोड टैक्स पंजीकरण में आपको छूट मिलेगा, शुल्क का छूट मिलेगा, मतलब फ्री में हो जाएगा। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छा कार्यक्रम है योगी जी के द्वारा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कुमारकोम केरल में। कुमारकोम कहाँ है? तो केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुमारकोम केरल में। 5 मिनट में, अब ज़्यादा से नहीं, 1 से 2 मिनट में हम आप लेंगे और पूरा ये वीडियो ख़त्म करेंगे। मार्च का थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट था इसलिए वीडियो लंबा बना, बट उपयोगी भी है। क्वेश्चन बहुत सारे इस वीडियो में हम लोग को मिले हैं। ठीक है, आइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। किसने? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने।
सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं सीवीसी और चुनाव आयुक्त के जो सदस्य होते हैं उनको किनके द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति के द्वारा उनके सलाह पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ये फैसला लिया गया है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जखालू नागालैंड की है। कहाँ की है, तो हेकाली जखालू, नाम आप याद कर लीजिएगा। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हेकानी जखालू नागालैंड की राज्य विधान चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। हेकानी जखालू नागालैंड की पहली महिला विधानसभा में निर्वाचित हुई है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है। राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत ने 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई, जो 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी साइकिल की रेस है, तो थोड़ा सा अचंभव वाली बात है। साइकिल की रेस नहीं है सबसे, हाँ साइकिल की है, साइकिल रेस है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे 3651 किलोमीटर है, साइकिल से रेस मतलब समझ रहे हैं ना, 3651 समझ रहे हैं, 3651 किलोमीटर, बहुत अच्छा मतलब ये होगा, देखने लायक होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया है। 17 मार्च को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफ्री बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वेलोंगोंग और डीकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। अच्छी बात है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में ये अपना कैंपस बनाएंगे। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। 100% विद्युतीकरण किसके, कौन सा ब्रॉड गेज का, मध्य प्रदेश रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। चलिए 2 राज्य हो गया, मध्य रेलवे और उत्तराखंड राज्य। मध्य रेलवे CR सेंट्रल रीजन का है। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए। इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। स्वदेश पर्यटन 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका थीम क्या है कि पर्यटन सर्किट बनाने का, जो 15 राज्यों के 30 शहरों को जोड़ा जाएगा। यही था हम लोग का मार्च का पूरा घटनाक्रम संबंधित, बहुत ही अच्छे बुक के माध्यम के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस लेवल इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अच्छे कंटेंट को आप पढ़िएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो आप इसको 1 से 2 वीडियो बार बार देख करके याद कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम करंट अफेयर्स का फरवरी मंथ का कल या परसों जारी करेंगे। आज शाम में हम हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो डालेंगे, तो आप उसको भी देखना नहीं भूलिए।